आइए आज हम लोग आते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था में विकास कैसा होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब बच्चों में विकास सबसे ज़्यादा तेजी से होती है। उसके बाद 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में विकास होती है तेजी से। उसके बाद 2 से लेकर 6 वर्ष में उससे धीमा, 6 से लेकर 10 वर्ष में उससे धीमा, इस तरह से धीरे धीरे कम होते आता है। तो सबसे ज़्यादा जो है माँ के वोम में होता है, उसके बाद तुरंत जन्म में होता है। लेकिन बाल्यावस्था में भी गति अच्छी रहती है विकास की। आप देखे होंगे छोटे बच्चे के कपड़े तुरंत तुरंत छोटे हो जाते हैं और उन्हें नए दिलवाने पड़ते हैं, है ना? तो बाल्यावस्था में विकास धीमी गति से होती है, कहना गलत है। दूसरा, बहुस्तरीय और मिश्रित होती है। हाँ, बहुत सारे स्तर से होती है। उसका शारीरिक वृद्धि तो हो ही रहा है, साथ में मानसिक विकास हो रहा है, लोगों के साथ बात करना सीख रहा है, उसका सामाजिक विकास हो रहा है। तो सब तरफ से उसका विकास हो रहा है। तीसरा में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। परिमाणात्मक परिवर्तन वो होते हैं जिसे आप माप सके, जैसे केवल हाइट बढ़ रहा है या फिर केवल मोटापा बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हो रही है। अनियमित और असंबद्ध होता है, मतलब एक हाथ अचानक से बहुत बड़ा हो गया और दूसरा हाथ धीरे 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 बड़ा हो रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय होता है, बहुत सारे लेवल से होता है और मिश्रित होता है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पर। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ये हमारे वाइगॉट्स की भाई साहब के दिए हुए निकटस्थ विकास का क्षेत्र है। शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। एक लेवल होता है, आप उस लेवल तक सीख सकते हैं जब आपको कोई मदद करे। आप खुद से एक लेवल तक सीख सकते हैं। हो सकता है आप खुद से सीटीईटी दिए होंगे तो आपको 60 मार्क्स आया होगा। अब आपको अगर थोड़ी सी मेरी गाइडेंस मिल जाए तो आप 100 मार्क्स तक ला सकते हैं। तो ये 100 मार्क्स तक लाना आपका निकटस्थ विकास क्षेत्र हो गया। मतलब आप यहाँ तक सीख सकते हैं, लेकिन आपको किसी की मदद चाहिए। ये मदद कौन देगा भाई? इसको जो मदद देने वाला है उसको MKO कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। या तो वो आपसे बड़े हो सकते हैं, या तो वो आपके समकक्षी, आपके कक्षा या आपके उम्र के मित्र हो सकते हैं, या आपसे छोटे भी हो सकते हैं जिसे वो चीज़ आपसे अच्छा आता है। तो आप निकटस्थ विकास का क्षेत्र समझ गए हैं। अब आइए हम लोग अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, अर्थात आप सीटीईटी में कितने स्वतंत्र खुद से 60 मार्क्स ला रहे थे, और वयस्क आपसे बड़े या अधिक कौशल वाले, मान लीजिए यहाँ अधिक कौशल वाले समकक्षी, मान लीजिए मैं, की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। अर्थात आप 100 ला सकते हैं, तो 60 से लेके 100 के मध्य का जो क्षेत्र है, जी बिल्कुल यही है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शंस को जरूर पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वो नहीं कर सकती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आयु के अनुसार फिक्स होते हैं। आप देखे होंगे कुछ बच्चे 11 महीने होते होते चलने लगते हैं, कुछ महीने 1.5 साल तक, कुछ बच्चे 2 साल तक चलते हैं। तो ये आयु के अनुसार फिक्स टास्क नहीं है कि आपको इतने साल में ही बोलना शुरू करना है, इतने साल में ही चलना शुरू करना है। सारे बच्चे के शारीरिक दशा भिन्न भिन्न होती है और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सारे बच्चे अलग अलग उम्र में अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, वो प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 आदमी का समझ समान हो जाए? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा ही है कि एक गर्म चीज और एक ठंडा चीज को आप साथ में रख दे और दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता। एक इंसान का समझ इतना डीप है, इतना गहरा है कि सुपर कंप्यूटर तक उसका टक्कर नहीं दे सकता। कभी भी एक आदमी दूसरे आदमी से कितना भी बात करे, अपना पूरा समझ उस पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ नया उसके पास रहेगा ही, और दूसरा आदमी भी पहले पर ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ डायनामिक्स ह्यूमन बीइंग्स पर लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4, वो प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्य द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा तो होता भी नहीं है। आजकल बच्चों को भी बहुत सारी जगहों में अपने छोटे छोटे पंचायत भी बनाए हैं और वहाँ पर बच्चे अपने लिए खुद डिसीजन लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे वयस्क रहते हैं लेकिन वयस्क सारी विधि निर्धारित नहीं करते, बच्चे भी निर्धारित करते हैं। इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1 जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी थी। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारे स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे भाई साहब आ गए हैं। मैं बार बार कौन कहाँ से इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये सब क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के हैं या वाइगॉट्स्की जी कहाँ के हैं। तो जीन पियाजे भाई साहब के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था जहाँ पे वस्तु मूर्त नहीं है, अर्थात आप उसे छू के नहीं देख सकते, आपके पास में नहीं है, आप परिकल्पना कर रहे हैं और उस पर आप संक्रिया कर रहे हैं, उस पर सोच दे रहे हैं आप। अर्थात आपको कहा गया कि आप चांदनी रात में नाव पर बैठ के यात्रा कर रहे हैं। हो सकता है आप कभी नाव पर चढ़े ही नहीं है, चांदनी रात तो अलग बात है, और इस पर एक कहानी लिखें। तो अब कह रहा है पहला ऑप्शन, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और परिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। बड़ा डिफिकल्ट हिंदी वर्ड है ना। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अर्थात डिडक्टिव रीजनिंग, अर्थात बच्चे तर्क कर सकते हैं। हाँ, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था सबसे ऊंची अवस्था होती है पियाजे के अनुसार संज्ञान की। इस अवस्था में बच्चे तर्क कर सकते हैं और परिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। परिज्ञप्ति चिंतन क्या होता है? रैशनल प्रोपोर्शनल थिंकिंग, अर्थात ये ऐसा होता है तो इसका उल्टा भी ऐसा होगा। सूरज पूरब से उगता है तो पश्चिम से वो डूब जाएगा, बच्चा खुद ये कंक्लूजन उससे निकाल लेगा। तो ऐसे चिंतन में समर्थ होते हैं, सही बात है। ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीयकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है, अर्थात अगर आप एक ग्लास में पानी लिए हैं और उसको एक कटोरी में डाल दिए तो वो कटोरी के शेप ले लिया। अब वो बच्चा समझ नहीं सकता है कि कटोरी से ग्लास में फिर वो पानी को डालेंगे तो उतना ही पानी होगा। इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय सोच। तो ऐसा तो नहीं है, सोच के सबसे ऊपर की अवस्था है जब वो जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच पा रहा है, तो अनुत्क्रमणीय सोच की तो बात ही नहीं होती है। संरक्षण वर्गीकरण वो श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। संरक्षण इसी को कहते हैं कि एक गिलास में आप पानी लें, दूसरे कटोरी में डालें और उस कटोरी से फिर पानी लेंगे तो ग्लास में उतना ही होगा। ये बच्चा नहीं समझ पाता है। अगर ग्लास लंबा है तो उसको लगेगा कि ग्लास में ही पानी ज़्यादा है। वर्गीकरण अर्थात आप लाल, पीले, नीले या छोटे बड़े वस्तुओं को दे दिए और बच्चों को बोले अलग करो, तो बच्चा अलग नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा? जो चीज़ उसके पास नहीं है उसके बारे में वो सोच रहा है अभी। श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, अर्थात छोटे बड़े चीज़ों को मिला दिया और बोले छोटे बड़े को लाइन से लगा तो वो सक्षम नहीं है। ऐसा तो नहीं है, ये सारी चीज़ वो अभी कर सकता है। वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना, ये तो बच्चों का काम है भाई। हम राजा बन गए, तुम रानी बन जाओ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और परिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। ये हमारे लॉरेंस कोलबर्ग साहब, जिन्हें हिंदी में कोलबर्ग कहा जाता है, जैसे राम को रामा कहते हैं उसे कोलबर्ग को कोलबर्ग कहते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, आते हैं हमारे प्रश्न पर। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अर्थात मनुष्य ये सोच रहा है कि सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखें। समाज में जैसा प्रणाली है, जैसा होते आ रहा है, हम वैसा ही उसे फॉलो करते रहे ताकि हमारा एक दूसरे से पॉजिटिव संबंध बना रहे और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे। कभी कभी ये अच्छा बात होता है समाज में शांति के लिए, ये शांति रखने के लिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये नेगेटिव भी हो जाता है जबकि आप कोई रूढ़िवादी धारणा को पकड़ के रख लेते हैं कि नहीं समाज इसको नहीं मानता है तो मैं इसे नहीं करूँगा, या समाज इस चीज़ की आज़ादी हमें नहीं देती है तो मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेज है? पहला, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। इसमें तो बच्चा सोचता ही नहीं है, मतलब मैं नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा तो मैं ये काम कर लूँ, तो ये तो नहीं होगा। ये बच्चों को एकदम बच्चों का स्टेज है। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, आप प्रश्न से समझ पा रहे हैं, वो समाज में क्रम व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, समाज में शांति बनाए रखना चाहता है। इसके लिए समाज में धनात्मक संबंध बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भले समाज के लोग अगर शराब पी रहे हैं तो वो भी जाकर वहाँ शराब पिएगा, क्योंकि वो अगर शराब नहीं पिएगा तो लोग उसको कहेंगे अरे ये तो शराब भी नहीं पीता, ये कैसा है, इसे समाज में, हमारे समाज में इसे मतलब नहीं अच्छे माने जाएंगे, तो आप अपना काम में रहो, हमारे पार्टी में मत आओ। तो इसके लिए वो शराब भी पी रहा है। ऑप्शन नंबर 3, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, अर्थात
वो यंत्र या उद्देश्य के लिए अभिविन्यास कर रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अरे बाबा, ये तो बहुत महान चीज हो गई, जैसे कि नेल्सन मंडेला हो गए, गांधी जी हो गया, जैसे वो किसी जनता, पूरे जनता की भलाई के लिए किसी भी बात को लेकर वो खड़े हो जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं रहता समाज उनके अगेंस्ट हो जाए, कोई उसके अगेंस्ट हो जाए, उनको जेल जाना पड़े, उनको फांसी लेनी पड़ी, पर वो जनता की भलाई के लिए वो सारे काम कर सकते हैं। ऐसे होते हैं सार्वभौमिक, सबके लिए नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो ये तो नहीं होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास हो गई। तो क्वेश्चन से पता चल रहा था लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, उससे कोई लेना देना नहीं है। सीटीडी का लगभग क्वेश्चन ऐसे है कि आप थ्योरी बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन के अप्रोच को समझे। क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े ध्यान से पढ़ें, ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ें। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे हॉवर्ड गार्डनर साहब आ गए हैं। ये जो है बहुबुद्धि के 8 सिद्धांत, 8 तरह के बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सबसे आसान है समझना। एक बार मैं किसी वीडियो में बता दूंगी, 5 मिनट लगता है और कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्त्री के अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? कौन सा जोड़ा सही है भाई? स्थानिक बुद्धि मनोविज्ञान में होगा। स्थानिक बुद्धि क्या होता है? शेप के बारे में सोचना। शेप के बारे में कौन सोचता है? जो मल्टीमीडिया के काम करते हैं, थ्री डायमेंशन में चीज़ों को बनाते हैं, या फिर कुछ हद तक स्कल्पचर, मतलब मूर्तिकार को भी कह सकते हैं। तो ये होंगे स्थानिक बुद्धि के। अंतरा व्यक्तिक, खुद का खुद से। एक होता है अंतर व्यक्तिक, खुद का दूसरे से रिलेशन अच्छा होता है, जैसे कि नेता हो गया, विक्रेता हो गया, इनका खुद का दूसरे से रिलेशन अच्छा होता है, तभी ये अपने सामान को बेच सकते हैं। या नेता है तो तभी वे अपने बातों को जनता के सामने रख सकते हैं। उनका भले खुद से व्यवहार अच्छा नहीं है, खुद से वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है कि मैं इतना नहीं कमा पाया जितना सोच रहा था, लेकिन जब उनके सामने कस्टमर आएंगे तो वो चाहे विक्रेता हो या कोई सेल्स बॉय हो, बहुत अच्छे से बात करेंगे। हेलो मैडम, हेलो सर, इतने की स्माइल उनके शकल पर हमेशा बनी रहती है। इनका होता है अंतर व्यक्तिक। और अंतरा व्यक्तिक होता है खुद से खुद का संबंध बहुत अच्छा होता है। इसमें आप एग्जाम्पल के लिए सिस्टर शिवानी को ले सकते हैं। अर्थात जो खुद को समझने पर जोर देता है, जो अपने अंदर की समझ को जानने के लिए समय देता है, योग प्राणायाम आदि से खुद को समझने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति शांत होते हैं, महात्मा जैसे होते हैं। भाषिक, भाषिक किसमें होंगे? जो लिंग्विस्टिक हो गए, अर्थात जो या तो कहानीकार है, कविता लिखते हैं, स्पीच अच्छा देते हैं, नोवेल लिखते हैं, इन ये सब भाषिक बुद्धि वाले होते हैं। शारीरिक गति संवेदना, जिनकी शारीरिक गति पर बहुत अच्छी पकड़ है, जैसे कि प्लेयर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, खिलाड़ी हो गए। अगर आप बात करें तो आप डॉक्टर्स को भी कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर का भी अपने मांसपेशी पर बहुत अच्छी पकड़ होती है, तभी वो ऑपरेशन कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ से वहाँ अगर चीरा लगा तो टैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, हम लोग इधर के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक का किससे संबंध अच्छा होगा? पहला बात है उनका खुद का खुद से भी संबंध अच्छा होगा। अंतरा, अंतरा अर्थात खुद का खुद से, और अंतर अर्थात खुद का दूसरे से। अंतर एक दूसरे में होता है ना, इसलिए अंतर वाले में खुद का दूसरे से। तो मनोवैज्ञानिक का खुद से भी होगा, खुद का दूसरे से भी होगा। विक्रेता की बताइए आप, विक्रेता जो सामान बेच रहा है, हो सकता है वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो, लेकिन उनका दूसरे से संबंध बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अंतर्वैयक्तिक की अंतरावैयक्तिक, ये आ जाएंगे अंतर्वैयक्तिक। मूर्तिकार, जो मूर्ति बना रहे हैं, उनका स्पेशल थिंकिंग अच्छा होगा, शेप बहुत अच्छा बनाते हैं, उनका अंतरावैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक से कोई लेना देना नहीं है। खिलाड़ी, खिलाड़ी का क्या होगा? शारीरिक गति संवेदना अच्छा है, वो शरीर पर पकड़ अच्छा है, बहुत अच्छा दौड़ता है या बहुत अच्छा भाला फेंकता है। अगर हम लोग नीरज चोपड़ा को ले लें या सचिन तेंदुलकर को ले लें तो बहुत अच्छा बैटिंग करता है, बहुत अच्छा रन लेता है। ठीक है, तो शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ियों में सबसे अच्छी होती है। आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछें। धन्यवाद।